हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो अब हम जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। और जो यूनिट 4 है इट इज़ अबाउट हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, कि जो प्रकृति की व्यवस्था है ना, प्रकृति में जो हार्मनी का प्रोविज़न है, किस प्रकार से एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक संतुलन प्रकृति में बना हुआ है ना, उसका क्या प्रोविज़न है, ये सभी बातें जो है इस यूनिट में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचर क्या है। जो पहला टॉपिक है इसमें वो है नेचर, प्रकृति का अर्थ क्या है। तो अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो नेचर का मतलब है कि जो हमारी सराउंडिंग है, जो भी अपने चारों तरफ हम देखते हैं वो सब प्रकृति है, वो सब नेचर है। अगर इसी बात को मैं एक वैज्ञानिक रूप में कहूँ, एक साइंटिफिक वे में कहूँ, या नेचर की अनफोल्डिंग करूँ, तो नेचर को जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी सराउंडिंग में बहुत प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारी सराउंडिंग में लिविंग बीइंग्स हैं, है ना। इसके अलावा हमारी सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, तो जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन इंसेक्ट्स। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हमारी सराउंडिंग में सब चीज़ें मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें लिविंग हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये लिविंग है। इसके अलावा एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे प्लेनेट जहाँ जीवन नहीं है ना, इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग है। तो नेचर जो है इन सभी चीज़ों का कलेक्शन है और इस कंटेंट में इन्हीं सभी चीज़ों को यूनिट्स कहा है। जितनी मैंने आपको बताई हैं ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। प्रपोजल की फॉर्म में यहाँ इनको यूनिट्स बताया गया है। तो जैसे हवा है, हवा एक यूनिट हुई, पानी दूसरी यूनिट है, इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अलग यूनिट है, एनिमल्स अलग यूनिट है। तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। एंड नेचर इज द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। नेचर इन सभी यूनिट्स का जो है कलेक्शन है। तो एक तो ये बात हुई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इस कोर्स में आपके इस कंटेंट में प्रपोजल की फॉर्म में बताया गया है कि जो प्रकृति है, नेचर है, उसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब है जो भी यूनिट्स मैंने आपको अभी बताई उन यूनिट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 4 कैटेगरी ही प्रकृति के 4 ऑर्डर्स हैं। ये 4 ऑर्डर कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मैं ऑर्डर्स आपको बताऊँगा तो मैं बड़े ऑर्डर से छोटे ऑर्डर की तरफ, कहने का मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो बताऊँगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, इस क्रम में आपको बताऊँगा मैं। तो सबसे जो पहला और सबसे बड़ा ऑर्डर है वो है मैटीरियल ऑर्डर, अर्थात पदार्थ अवस्था, है ना। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताई वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब इसमें आ जाती हैं। तो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर मैटीरियल ऑर्डर। या साइंस में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब चीज़ें, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर मैटीरियल ऑर्डर और ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, ये लार्जेस्ट ऑर्डर है। क्योंकि जो बाकी ऑर्डर हैं वो उनका ओरिजिन इसी से हुआ है और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इसी ऑर्डर पर डिपेंड भी हैं। इस बात को हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर है वो है, दूसरा ऑर्डर जो है वो है प्लांट ऑर्डर। तो इसको प्लांट ऑर्डर के अलावा इसको प्राणिक ऑर्डर या बायो ऑर्डर ही बोलते हैं। इसमें क्या आता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स छोटे हों या बड़े हों, वो प्लांट्स लैंड बेस्ड हों, है ना, अर्थात टेरेस्ट्रियल हों, या फिर वाटर बेस्ड हों अर्थात एक्वेटिक हों। तो जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, किसी भी रूप में हों, सभी प्लांट्स जो हैं इस ऑर्डर में आ जाते हैं, प्लांट ऑर्डर के अंदर। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तीसरा ऑर्डर जो है, जो थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर है, उसको बोलते हैं एनिमल ऑर्डर, अर्थात जीव अवस्था। तो बेटा जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स हैं, और एनिमल्स छोटे हों चाहे बड़े हों, है ना, फिर वो एनिमल्स चाहे पानी में रहने वाले एनिमल्स हों या लैंड बेस्ड एनिमल हों या ज़मीन के अंदर जो बिल बना के रहते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोइंग एनिमल्स, वो एनिमल्स हों, या आर्बोरियल जो पेड़ों पर रहते हैं, है ना, तो कैसे भी एनिमल्स हों, ऑल दीज एनिमल्स कम इन एनिमल ऑर्डर, अर्थात जीव अवस्था। ठीक है। और जो छोटा ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, वो है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर को बोलते हैं हम ज्ञान अवस्था, है ना, क्योंकि मानव में जो है ज्ञान का पोटेंशियल है, मानव के अंदर इस अस्तित्व की वास्तविकता को, रियलिटी को समझने का पोटेंशियल है, मानव के अंदर जो प्रकृति में हार्मनी बनी हुई है ना, उस हार्मोनी के प्रोविजन को समझने का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल बाकी इकाइयों के पास नहीं है। प्रपोजल की फॉर्म में ऐसा बताया गया है ना, इसलिए इसको हम ओपन एंड रखते हैं हर बात को, और स्वयं में इसको जांच कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति को हमने 4 ऑर्डर में डिवाइड किया। नंबर 1 इज मैटीरियल ऑर्डर, अर्थात पदार्थ अवस्था। सेकंड इज प्राणिक ऑर्डर, और वी कैन से प्लांट ऑर्डर, और वी कैन से बायो ऑर्डर। ठीक है। थर्ड वन इज एनिमल ऑर्डर, अर्थात जीव अवस्था। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन ऑर्डर, अर्थात ज्ञान अवस्था या मानव अवस्था। तो प्रकृति के 4 ऑर्डर। ठीक है, एक तो इतनी बात हुई। अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताएंगे हार्मनी इन नेचर, कि जब मैं नेचर में हार्मनी की बात करता हूं तो इस बात से क्या तात्पर्य है, इस बात से क्या मतलब है। तो हार्मनी इन नेचर का मतलब है कि जो भी प्रकृति के 4 ऑर्डर्स हैं उनमें एक प्रकार का बैलेंस, एक प्रकार का होम्योस्टेसिस, एक प्रकार की साम्यावस्था, एक प्रकार का डायनेमिक बैलेंस या संतुलन हमें देखने को मिलता है। जैसे आप जंगल में जाओ तो जंगल में एक प्रकार का बैलेंस बना हुआ होता है ना, कोई भी इकोसिस्टम है उसमें आप देखो तो एक प्रकार का आपको संतुलन, एक बैलेंस देखने को मिलेगा, एक होम्योस्टेसिस की जो अवस्था है, कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना, कि जो लिविंग बींग्स हैं उनमें आपस में संतुलन है, बैलेंस है। कभी जंगल में ध्यान से देखो तो कभी भी जो आपके मांसाहारी जीव हैं उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं होती कि शाकाहारी जीव से ज़्यादा हो जाए, है ना। शाकाहारी जीव जो है उनकी संख्या कभी प्लांट से ज़्यादा नहीं होती। तो जिस क्रम में मैंने आपको ऑर्डर बताए हैं उसी क्रम में जो है एक नेचुरल प्रपोर्शन बना हुआ होता है। ठीक है। अब वो दूसरी बात है कि मानव ने प्रकृति के नियम को समझ लिया है, जान लिया है, और वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी एनिमल के प्रोडक्शन को बढ़ा दे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा जो है वो किसी भी उसकी जीव की संख्या को बढ़ा सकता है, वो दूसरी बात है। नहीं तो प्राकृतिक रूप से देखें, नेचुरल वे में देखें तो नेचर में तो एक हार्मोनी बनी हुई है, एक बैलेंस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा प्लांट्स होंगे, उससे कम संख्या में उन्हें खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं वो होंगे, फिर उससे कम संख्या शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी जीव की होगी, इस तरीके से। और इन सभी की बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए, है ना, जैसे प्लांट की डेथ हुई, एनिमल की डेथ हुई, फिर चाहे एनिमल वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, है ना, तो इन सभी जो डेड बॉडी होती हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स होंगे, है ना? तो इस प्रकार से जो है एक संतुलन प्रकृति बना रहता है। अब आप देखो, मान लिया प्रकृति में, नेचर में डिकम्पोजर्स ना हो, एक एग्जाम्पल समझो इस चीज को, कि इफ डिकम्पोजर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द इकोसिस्टम, क्या होगा। तो अगर किसी भी इकोसिस्टम से या इस नेचर से डिकम्पोजर्स, है ना, डिकम्पोजर्स का मतलब होता है जो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, जो डेड एनिमल प्लांट बॉडी होती है उसको जो डिकम्पोज करने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो अगर डिकम्पोजर्स ना हो इस अस्तित्व में, नेचर में, तो क्या होगा, जो भी चीज एक बार डेड हो गई वो डिकम्पोज नहीं होगी। आप जहां भी जाओगे आपको कहीं प्लांट के पत्ते पड़े हुए हैं, ब्रांचेस पड़ी हुई हैं, एनिमल बॉडी पड़ी हुई है ना, आपको डेड बॉडी दिखाई पड़ेंगी। और एक समय के बाद तो ऐसी स्थिति आएगी, द वर्ल्ड विल बी द म्यूजियम ऑफ डेड बॉडीज। पूरा संसार जो है ये डेड बॉडी का म्यूजियम के रूप में दिखाई देगा। और कोई भी एनिमल है, प्लांट है, उसने जितने न्यूट्रिएंट्स हवा से, पानी से, मिट्टी से लिए थे वो वापस पदार्थ अवस्था में नहीं जा पाएंगे, है ना। पूरी की पूरी जो एक साइकिल चलती है ना, वो ब्लॉक हो जाएगी।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये जो एक प्रकार का बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है नेचर में, इसी को हमने हार्मोनी कहा है, इसी को बोलते हैं हार्मनी इन नेचर। जब इस हार्मनी के प्रोविजन को समझा तो उसकी डेप्थ में पता चलता है कि इस हार्मनी का जो प्रोविजन है उसकी वजह है सेल्फ रेगुलेशन एंड रिसाइकेबिलिटी एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल एनरिचमेंट, रिलेटेडनेस अमंग ऑल दीज यूनिट्स। तो कुछ बातें पता चलती हैं, है ना। उसमें पहली बात क्या है कि देयर इज ए रिसाइकेबिलिटी, कि देयर इज ए सेल्फ रेगुलेशन, है ना। प्रकृति में जो हार्मनी बनी हुई है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, उसको मानव रेगुलेट नहीं कर रहा, है ना, या कोई भी उसको जानवर रेगुलेट नहीं कर रहा, वो खुद से बनी हुई है, हार्मनी का प्रोविजन है, ठीक है, वो सेल्फ रेगुलेटेड है, पहली बात। दूसरा, देयर इज ए प्रोसेस ऑफ रिसाइकेबिलिटी, अर्थात एक साइकिल, प्रकृति में एक चक्र चलता रहता है। जैसा आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आपने पढ़ी होगी कार्बन साइकिल अर्थात CO2 साइकिल, आपने पढ़ी होगी ऑक्सीजन साइकिल, आपने पढ़ी होगी नाइट्रोजन साइकिल, आपने पढ़ी होगी सल्फर साइकिल, है ना। तो ये साइकिल जो है, ये जो चक्र चल रहा है प्रकृति में, ये साइकिल ही उस हार्मोनी को सस्टेन किए हुए, है ना। तो इन साइकिल्स में बेसिकली क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स चाहे मिट्टी के अंदर हो या हवा के अंदर हो या पानी के अंदर हो, वो न्यूट्रिएंट्स घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते कभी वो लिविंग के अंदर तो कभी नॉन लिविंग के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर सर्कुलेटेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसी वजह से प्रकृति में हमें हार्मोनी जो है देखने को मिलती है। तो जैसे मान लिया नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर भी है किसी रूप में, फिर वही नाइट्रोजन प्लांट के अंदर आएगी, है ना। प्लांट के अंदर आएगी तो उसका रूप बदल जाएगा, अब वो प्लांट के अंदर प्रोटीन की फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। उन्हीं प्लांट को एनिमल खाते हैं, तो वही प्रोटीन जो है फिर एनिमल्स के अंदर बनता है। फिर प्लांट और एनिमल की बॉडी डिकम्पोज होती है ना। तो जो प्रोटीन पार्ट है वो डिकम्पोज होकर वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी मिट्टी में अमोनिया आ गई, अब उसी मिट्टी में और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो अमोनिया को वापस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन नाइट्रेट को वापस फिर प्लांट्स अपनी रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन्हीं नाइट्रेट्स को जो प्लांट्स हैं रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर ये नाइट्रेट प्लांट के अंदर आते हैं, फिर प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से तो फिर एक चक्र चल रहा है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में हो, चाहे नाइट्रेट्स की फॉर्म में हो, है ना, या हवा के अंदर नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन उस फॉर्म में हो, ये सब न्यूट्रिएंट्स घूमते रहते हैं। कौन घुमा रहा है इन्हें? क्या कोई मानव घुमा रहा है? इस बात को जांच के देखो, है ना। तो ये सेल्फ रेगुलेटेड है, ये प्रकृति में खुद से ऐसा हो रहा है। तो जितने भी चक्र मैंने बताए हैं ये खुद से ही चल रहे हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन, इसके अलावा रिसाइकेबिलिटी, है ना, इसके अलावा जो ऑर्डर्स हैं उनमें आपस में एक रिलेटेडनेस है, एक इंटरकनेक्टेडनेस है, ये वाला फैक्टर। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं या जो चारों ऑर्डर हैं आपस में, है ना, उनमें एक प्रकार का म्यूचुअल एनरिचमेंट देखने को मिलता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट देखने को मिलता है ना। तो अगर मानव भी समझदार जिम्मेदार है और प्रकृति के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री वे में जी पा रहा है, तब चारों ऑर्डर में एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर मानव समझदार नहीं है तो फिर जो पहले तीन ऑर्डर है मानव से, है ना, जैसे कि मैटेरियल है, प्राणिक है और एनिमल ऑर्डर है, इनमें तो देखने को मिलता ही है। प्राकृतिक रूप से आपका जो मैटेरियल ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, इनमें तो प्राकृतिक रूप से एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक म्यूचुअल एनरिचमेंट, एक रिलेटेडनेस देखने को मिलती है ना। तो मानव अगर समझदार जिम्मेदार है तो मानव भी इनके साथ फिर कॉम्प्लीमेंट्री वे में जी पाएगा, और मानव समझदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो मानव फिर बाकी तीन ऑर्डर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वे में नहीं जी सकता, है ना। वो हम देख ही सकते हैं कि हम कितना प्रकृति का सहयोगी हैं। तो ये है, तो इस प्रकार से एक हार्मोनी जो है वो बनी हुई है। तो मानव का रोल जब हम देखते हैं अस्तित्व में, चूंकि मानव को हमने ज्ञान अवस्था में रखा है, तो मानव का रोल इतना ही है कि मानव को इस हार्मोनी के प्रोविजन को समझना है ना। ये सेल्फ रेगुलेशन किस प्रकार से है, ये साइकिल्स कैसे चल रही हैं, इस नियम को, इस प्रोविजन को मानव को समझना है, और फिर प्रकृति के, नेचर के
चारों ऑर्डर के कॉम्प्लीमेंट्री होकर सहयोगी बनकर मानव को जीना है। इतना मानव का रोल है। तो ह्यूमंस हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ हार्मोनी इन द नेचर एंड ह्यूमंस हैव टू लिव अकॉर्डिंगली, है ना। ये तो जब मैं हार्मोनी के प्रोविजन की बात कर रहा हूं नेचर में, तो प्राकृतिक रूप से 3 ऑर्डर में जो पहले 3 है ना, उनमें तो एक नेचुरल वे में हार्मोनी देखने को मिलती है, एक बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात बताइए। तो ये कुल मिला के नेचर में हार्मोनी इस प्रकार से मेंटेन रहती है। तो जो हार्मोनी का प्रोविजन है नेचर में, है ना, वो किस वजह से है? उसकी वजह है सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, पहली वजह। दूसरा है रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो वजह है, वो है एक प्रकार की रिलेटेडनेस, एक प्रकार की इंटरकनेक्टेडनेस अमंग ऑल 4 ऑर्डर्स। इसके अलावा एक प्रकार का म्यूचुअल एनरिचमेंट, ये कह सकते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। जो इकाइयां हैं एक दूसरे को एनरिच करने में लगी हुई हैं, है ना। तो जैसे एनरिचमेंट को जब हम ध्यान से देखें, तो पेड़ की पत्ती जो है पेड़ से टूटती है ना, एक समय के बाद मिट्टी में गिरती है, तो मिट्टी में डिकम्पोजर्स जो है मौजूद होते हैं। वो डिकम्पोजर्स उस पेड़ की पत्ती को डिकम्पोज करते हैं और एज ए रिजल्ट मिट्टी में न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, इस रूप में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स जो है वो जड़ों के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने अधिक न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में बनेंगे उतनी प्लांट की ग्रोथ को वो मिट्टी सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अभी न्यूट्रिएंट मिट्टी प्लांट्स को मिले तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हुई, फिर उस पर और नई पत्तियां आई। मेरी बात समझ गए ना। तो ये है, तो इस प्रकार से इकाइयां एक दूसरे को एनरिच करने में लगी हुई हैं, एक दूसरे को क्या नाम पोषण करने में, नर्चर करने में लगी हुई हैं, और कहीं कोई पोल्यूशन का, है ना, स्कोप नहीं है। ये तो प्लांट की पत्तियां मिट्टी को एनरिच कर रही हैं और मिट्टी बदले में प्लांट को एनरिच कर रही है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एनरिचमेंट। और ये जो म्यूचुअल एनरिचमेंट हो रहा है यूनिट्स के बीच में, इसी से एक हार्मोनी बनी हुई है। फिर चाहे वो म्यूचुअल एनरिचमेंट पदार्थ के और प्लांट्स के बीच में हो, चाहे वो एनरिचमेंट पदार्थ और एनिमल्स के बीच में हो, या फिर प्लांट के बीच में हो, है ना, या प्लांट और एनिमल के बीच में हो, इकाइयां एक दूसरे को एनरिच करने में लगी हुई हैं। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एनरिचमेंट। तो कुल मिला के 4 बात बताइए आपको। सेल्फ रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है प्रकृति में, कि जो भी साइकिल्स हैं वो खुद से रेगुलेटेड है, उसे मानव कंट्रोल नहीं कर रहा, उसे रेगुलेट नहीं कर रहा मानव। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो है एक रिसाइक्लेबिलिटी, एक चक्रीय प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस हमें प्रकृति में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया भी साइक्लिक प्रोसेस के। इसके अलावा एक प्रकार की रिलेटेडनेस, एक प्रकार की इंटरकनेक्टेडनेस हमें यूनिट्स में देखने को मिलती है, इकाइयों में देखने को मिलती है। इसके अलावा इकाइयों के बीच में एक प्रकार का म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक प्रकार का म्यूचुअल एनरिचमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये जितने फैक्टर्स हैं, ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू सस्टेन हार्मनी इन नेचर। यही हार्मोनी की वजह है, यही हार्मोनी का प्रोविजन है बेसिकली, कि जिस वजह से हार्मोनी प्रकृति में सस्टेन है। तो आज इस लेक्चर में हमने सबसे पहले नेचर के बारे में पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको नेचर को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, प्रकृति की जो 4 ऑर्डर हैं उसके बारे में बताया, फिर बताया कि प्रकृति में हार्मोनी से क्या मतलब है हमारा, है ना, हार्मोनी हम किसको बोलते हैं प्रकृति में। तो इन 3 टॉपिक्स पर आज हमने चर्चा करी। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपका ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकनेक्टेडनेस, है ना, अमंग ऑल 4 ऑर्डर्स, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।